नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे लॉकडाउन के दौरान विवादों में आए तबलीगी जमात के आतंकी कनेक्शन की। जैसा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि तबलीगी जमात मुसलमानों को इस्लाम की मूल शिक्षा देने के नाम पर उसे कट्टर बनाता है, भोले भाले मुसलमानों का माइंड वॉश कर उसे आतंकी बनाता है, उसे सर तन से जुदा करने की ट्रेनिंग दे उमेश कोल्हे जैसों की हत्या करवा देता है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का समर्थन करने के लिए अमरावती के जिस उमेश कोल्हे का सर तन से जुदा कर दिया गया था, उसकी हत्या के मामले में 11 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। अब एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें मुख्य आरोपी मुदस्सिर अहमद का संबंध तबलीगी जमात से बताया गया है। तबलीगी जमात में इस्लामिक शिक्षा के नाम पर सर तन से जुदा करने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, मुदस्सिर अहमद इसका जीता जागता उदाहरण है। जमात अपनी इस्लामी शिक्षा के जरिए लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और अधिकारी नहीं बनाता, बल्कि जमात की मास्टर माइंड जो माइंड वॉश फैक्ट्री है, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और दोस्तों को आतंकी फिदायीन और सर तन से जुदा करने वाला कट्टर जिहादी बनाया जाता है। उमेश कोहली की हत्या में शामिल 11 कातिलों में एक डॉक्टर शकील केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि उमेश कोहली का दोस्त भी था, जिसने उसके घरेलू संबंध थे। वह उसके सुख दुख का साथी था और गाहे बगाहे उसे पैसों से भी मदद किया करता था। ऐसा नहीं कि तबलीगी जमात पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप पहली बार एनआईए ने लगाया है। इससे पहले अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद भी लंबे समय तक जमात पर निगरानी रखा जा चुका है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के अलावा अरब में भी इस पर बैन किया जा चुका है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या तबलीगी जमात इस्लामी शिक्षा के नाम पर मुस्लिम युवाओं को आतंकी बना रहा है? क्या तबलीगी जमात जाकिर नाइक की बी टीम की तरह भारत में काम कर रहा है? क्या तबलीगी जमात गजवाए हिंद के एजेंसी के तौर पर भारत और पूरे विश्व में अपना काम कर रहा है? और क्या जिस तरह पीएफआई और जाकिर नाइक को भारत में बैन किया गया, उसी तरह तबलीगी जमात को भी भारत में बैन कर देना चाहिए? करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है एनआईए की इस चार्जशीट पे, उस रिपोर्ट को देखते हैं। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये वो समय था जब उदयपुर में इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा कन्हैयालाल की बर्बर हत्या से पूरा देश आक्रोशित था। कन्हैयालाल की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अमरावती के उमेश कोल्हे की भी सर कलम की खबर आ गई। उमेश कोल्हे व कन्हैयालाल दोनों की हत्या नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के समर्थन के कारण की गई थी। सुदर्शन न्यूज ने उस समय स्पष्ट रूप से कहा था, ये हत्याएं कोई साधारण हत्याएं नहीं हैं, बल्कि साजिशन की गई हत्याएं हैं। अब सुदर्शन का ये दावा सच साबित हुआ है। उमेश कोल्हे का सर तन से जुदा मामले की जांच कर रही एनआईए ने चार्जशीट में खुलासा किया कि उनके हत्यारे तबलीगी जमात से जुड़े थे। ये वही तबलीगी जमात है जिसके विरुद्ध सुदर्शन न्यूज लंबे समय से अभियान चलाता रहा है। सुदर्शन न्यूज की मांग है, जिस तरह इस्लामिक आतंकी संगठन पीएफआई को बैन किया गया है, वैसे ही तबलीगी जमात को भी बैन किया जाए। तबलीगी जमात भी जिहाद को बढ़ावा देता है। उमेश कोल्हे की हत्या की भूमिका उसके ही डॉक्टर दोस्त यूसुफ ने की थी। जो यूसुफ एक डॉक्टर था, उसे तबलीगी जमात के वायरस ने ऐसा इन्फेक्शन दिया कि वो चरमपंथी बन गया और अपने ही दोस्त का सर कलम करवा दिया। एनआईए ने 16 दिसंबर को चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों की पहचान मुदस्सिर अहमद, शाहरुख खान, अब्दुल तौफीक शेख, मोहम्मद शुएब, आदिम राशिद, यूसुफ खान, इरफान खान, अब्दुल अरबाज, मुशफिक अहमद, शेख शकील और शाहिम अहमद के रूप में हुई है। चार्जशीट में एनआईए ने कहा, उमेश की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी ताकि लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके। एक और जिहादी इरफान रायबर हेल्पलाइन नाम का एक एनजीओ चलाता था। हत्याकांड में शामिल अन्य चरमपंथी इसी एनजीओ के मेंबर थे। एनजीओ को कुछ खाड़ी देशों और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। अमरावती समेत देश भर के लोगों में आतंक पैदा करने के लिए ये सोची समझी साजिश के तहत हत्या की जा रही थी। अब सवाल ये है कि सर तन से जुदा की ट्रेनिंग वाली तबलीगी जमात पर बैन कब लगेगा? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज।
कोरोना काल में विवादों में आए तबलीगी जमात की एनआईए की इस चार्जशीट के बाद से एक बार फिर से चर्चा हो रही है और चर्चा अब ये हो रही है कि तबलीगी जमात को बैन क्यों ना कर दिया जाए। अगर आतंकी गतिविधियों में तबलीगी जमात के लोग शामिल हो रहे हैं तो इसका बैन ही करना इसका इलाज है। हम करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो मेहमान जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा डॉक्टर इरफान है हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं इरफान जी आपसे करना चाहूँगा। इरफान जी, ये जिस तरीके से तबलीगी जमात की बात की जाती है और तबलीगी जमात के बारे में कहते हैं कि इस्लामी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए तबलीगी जमात जो है इसका गठन हुआ था और ये केवल इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी जो है तकरीबन सभी अमेरिकी और यूरोपियन कंट्री के अलावा अफ्रीकी कंट्री में भी इसके ब्रांचेज हैं और करीब 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से सामने आ रहा है कि तबलीगी जमात इस्लामी शिक्षा के नाम पर जिस तरीके से लोगों के माइंड वॉश कर रहा है, उसे आतंकी बना रहा है, क्या आपको लगता है कि भारत में कम से कम तबलीगी जमात को बैन करना चाहिए? इरफान का फ़ोन कट गया है, जुड़ने की कोशिश करेंगे और यही सवाल मेरा आचार्य विक्रमादित्य जी आपसे भी है कि क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि एनआईए के ने जिस तरीके से चार्जशीट पे नाम आया है उमेश कोहली की हत्या में, जो मुदस्सिर था, मुदस्सिर जमात का सदस्य था, सक्रिय सदस्य था और उसे वहाँ से ट्रेनिंग मिली थी। बाकी चीज़ें बाद में खुलेगी, लेकिन अभी जो शुरुआती जो नतीजे हैं, शुरुआती जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है तबलीगी जमात से मुदस्सिर का जो है वो संबंध निकला है। क्या आपको लगता है कि तबलीगी जमात जो है इस्लामी शिक्षा के नाम पे आतंक परोस रहा है इस्लामिक युवाओं के बीच में और इसे अब बैन कर देना चाहिए? देखिए राकेश जी, बिल्कुल सही बात है जिस प्रकार से तथ्य सामने आए हैं। और ये तथ्य, जब आपको याद होगा कोरोना काल में किस प्रकार का वातावरण इस देश में बन गया था, पूरे देश में लोग आइसोलेट में रह रहे थे और सरकार की तरफ से व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति एक साथ नहीं मिलेगा। ऐसे में भी किस प्रॉपर उसके तथ्य इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन जो कहानी सामने आई थी, जिस प्रकार से जाकिर नाइक के साथ मिलकर, आप सबको याद होगा कि मलेशिया में मीटिंग भी हुई थी कि इस देश के अंदर किस प्रकार से इस वायरस को पूरा फैलाना है और कैसे कैसे उन लोगों को एकत्र करके जगह जगह जमात में भेज दिया गया था, फिर किस किस प्रकार से पकड़ा गया था। ये सारे के सारे जो खेल है तबलीगी जमात के, हर एक व्यक्ति को पता है और पूरे देश में इस प्रकार की चर्चा भी थी। लेकिन अब जो तथ्य सामने आया है, तन से जुदा जो लोग वास्तविक तौर पर इनके साथ दिखाई दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज वे में बाहर से पैसा लाकर जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, वो साफ साफ दिखा रहा है कि किस प्रकार की मंशा इन लोगों के मन में है। इस देश का मुसलमान नहीं चाहता इनके साथ अपने आप को जोड़ा जाए, लेकिन ये लोग जबरदस्ती लोगों को बरगला कर उनको अपने साथ लाकर ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि इस देश में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस देश में आज भी कोई मंशा पालकर बैठे हैं कि इस देश को दोबारा टुकड़े टुकड़े करने की जो मंशा रखते हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसी ही हालात केवल तबलीगी जमात नहीं, बहुत सारे और भी मदरसों में जिस प्रकार की घटनाक्रम चल रही हैं, जितने आतंकी वहां जाके छुपते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और किस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है, कश्मीर से लेकर नीचे केरला तक इसके कई बार तथ्य सामने आए। और अभी जो तथ्य सामने आया है तन से जुदा गैंग का तबलीगी जमात के साथ, ये वास्तविक तौर पर गजवाए हिंद की तरफ ही ले जाना इनका पूरी तरह से मंशा है। और आपको पीएफआई का याद होगा, 2047 का जो प्लान था उनका, जिसको पटना में भी पकड़े गए जो लोग, वो सारे के सारे अंदर ये जिस प्रकार से ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज्ड चल रहा है, ये साफ साफ दिखाता है कि इनकी मंशा क्या है। ये सारे के सारे अंदर खाने, इनके फंडिंग बाहर से हो रही है। देखिए, आमतौर पर देखा जाए तो इस देश का मुसलमान बेचारा गरीब है, आमतौर पर अपना अपना रोजगार करता है, लेकिन जिस प्रकार से ये बाहर से पैसा लाकर, इसकी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इन लोगों ने। आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आपने हमारे सुदर्शन चैनल ने उसमें बहुत बढ़िया तरीके से उसकी कवरेज भी की थी। कैसे वो कह रहे थे एक हिंदू से परिवर्तन होकर में हर रोज कितने लोग करता हूं, और पूरा दिखाया था। बिल्कुल। और एक चीज और आचार्य जी, एक चीज और भी है जो मोडस ऑपरेंडी है तबलीगी जमात का। देखिए, ये इनके जो मौलाना साद हैं, जो इसके प्रमुख हैं भारत में, वो कभी टेलीविज़न पे नहीं आते, वो कभी कैमरे के सामने नहीं आते। ऑडियो क्लिपिंग जरूर जो है वो ऑडियो क्लिप के जरिए जो है लोगों को माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ जो तबलीगी जमात के भीतर जो लोग आते हैं उनको माइंड वॉश करते हैं। लेकिन एक जो इनका मोडस ऑपरेंडी है कि ये 10 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में गाँवों में जाते हैं,
मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं और वहां जाकर के मस्जिदों में बैठ करके घर में जाकर के बात करके लोगों को इस्लामिक शिक्षा के नाम पे उन्हें देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ भड़काते हैं और उन्हें आतंक की तरफ मोड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग बड़े ही खतरनाक हैं, जो आतंकी संगठन है उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि धीरे धीरे जो है ये आपकी नसों में जो है जहर घोल रहे हैं, आपके जो समाज है उसमें जहर घोल रहे हैं। ये वास्तविक तौर पे हो रहा है। ये जिस प्रकार से लोग बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं जमात के नाम पर, देखिए धार्मिक शिक्षा में भारत देश के अंदर कोई बैन नहीं है, मुसलमान से किसी को कोई घृणा नहीं है, किसी को आप अपने इस्लाम को फैलाएं। हम तो कहते हैं सबको अपने मत मतांतर, सनातनी जो है वो तो पत्थर में भी क्या, हवा में भी, जल में भी, हर जगह परमात्मा देखता है। तो हम तो कहते हैं कि हर व्यक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, अपने धर्म का प्रसार करे। हम तो उस तरह से इनको भी सनातनी मानते हैं, लेकिन केवल जो इनकी मंशा है कि केवल इस्लाम का ही राज हो, गजवाए हिंद का मतलब है कोई और ना हो, कि केवल गजवाए हिंद हो। ये वहां पर कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस आ जाता है। और ये वास्तविक तौर पर तबलीगी जमात इत्यादि जितनी जमातें हैं, ये केवल इस देश में बरगलाने का ही काम कर रहे हैं। नौजवान बेचारा कैसी भी छोटी सी बात को लेकर, आप देखें कश्मीर के अंदर कैसे आप सोचे घर घर में आतंकवादी बना दिया गया है, कैसे इस देश के अंदर जो बना दी गई है, आप समझे कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है सीधे साधे आदमी का। आदमी को यहाँ खाने के लिए किस प्रकार से कितना लड़ना पड़ता है, लेकिन ये जो जमात के नाम पर, जिहाद के नाम पर जो इस देश में, पूरे विश्व में हाल कर रखा है, इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का समय आ गया। और अब जो एनआईए का तथ्य सामने आया है, ये किसी प्रकार भी नाकाबिले बर्दाश्त है, सत्य सामने आ चुका है। और इसके खिलाफ पूरी तरह से जो अब तबलीगी जमात को, पहले तो कह रहे थे ना, बहुत सारे जो अखबार में चैनल थे, बहुत सारे लोग थे जिसमें इस देश के अंदर बहुत सारे सूडो सेकुलर लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो कह देते हैं कि भाई तथ्य नहीं है आपके समक्ष। अब एनआईए की तो रिपोर्ट सामने है, उसमें साक्ष्य सामने है। और आप मुझे बताइए, मैं तो कहूंगा सुदर्शन टीवी का धन्यवाद है कि ऐसे तथ्यों को सामने भी ला रहे हैं। आज किसी और चैनल ने इस बात को उठाया तक नहीं है। बिल्कुल, कि टीआरपी के खेल में जो बाकी सारे चैनल लग जाते हैं और सारे के सारे केवल टीआरपी का खेल लाने के लिए, इनका कोई मतलब नहीं है। सुदेश चौहान जी के जिस प्रकार से नेतृत्व में पूरा चैनल समर्पित भाव से राष्ट्र की भावना के लिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान की झगड़ा करने की बात है, लेकिन राष्ट्रीयता सबसे पहले, राष्ट्र सर्वोपरि जो सबसे पहले होना चाहिए, उस भावना को लेकर सत्य सामने लाने का जो प्रयास सुदर्शन टीवी ने किया है, आपके माध्यम से किया है, मैं कह रहा हूँ बहुत स्तुति योग्य है। और बहुत बढ़िया तरीके से, चाहे लाख हमारा दुश्मन हो जाए, लेकिन फिर भी सत्य को सामने लाने का जो संकल्प आपका है और चौहान साहब का है, उसमें पूरी तरह से चैनल को मैं कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सब लोग जिस प्रकार से निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद। और इसमें आपका भी योगदान है। आप जैसे जितने भी सनातनी लोग हैं जो चैनल को देखते हैं और किसी भी रूप में हमसे जुड़ते हैं, उन सब का योगदान इसमें। एक चीज़ और मैं कहूँगा, ये जो तबलीगी जमात के काम करने का तरीका है, इसमें आम जो साधारण मुसलमान हैं, जो पढ़े लिखे उतने नहीं, वो तो फंसते ही हैं। लेकिन अभी जो तारिक जमील का नाम, जो कि पाकिस्तान में तबलीगी का प्रमुख है, आमिर खान के साथ उसके रिश्ते हैं, आमिर खान का वो दोस्त है, और वो बड़े गर्व से इस बात को बताता है, वीडियो बना करके जो है तारिक जमील इस बात को बताता है कि आमिर खान हमारा दोस्त है और आमिर खान से उसके साथ जो है व्हाट्सएप पे उसकी बातचीत होती है। यानी आम मुसलमान तो है ही, जो बड़े बड़े मुसलमान बॉलीवुड को, अपने आप को, जो कि लोगों को प्रभावित करते हैं अपनी फिल्मों के जरिए, अपने स्टेटमेंट के जरिए, वो लोग भी इस तरीके के काम में शामिल हैं। और जब हम लोग दिखाते हैं कि आमिर खान, शाहरुख खान, चाहे जो खान गैंग के और भी जो दूसरे लोग हैं, वो सारे लोग मिले हुए हैं और सारे के सारे जो है इस गजवाए हिंद का पार्ट है, तो उसका एक उदाहरण ये भी है कि तारिक जमील जो है वो अपने स्टेटमेंट में, अपने वीडियो स्टेटमेंट में कहता है कि आमिर खान जो है हमारा दोस्त है और वो हमसे बातचीत करता रहता है और उसको मैं इस्लामिक शिक्षा के बारे में बताता रहता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये सारे लोग जो है एक साथ मिलकर के इस मिशन पे लगे हुए हैं? देखिए, इनका मिशन आपको आप तो जिस चैनल से संबंध रखते हैं वहां तो एक से एक तथ्य उजागर किए ही आपने, किस प्रकार से बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी तरह से इस तन से जुदा गैंग, और जिस प्रकार से ये जो सो कॉल्ड मौलाना, मैं कहूंगा इनको मौलाना कहना भी इस्लाम की तौहीन होगी, लेकिन इस्लाम पूरे विश्व में बहुत सारे लोग अपनाते हैं, लेकिन सारे आतंकवादी नहीं है, ये हमें पता है बहुत बढ़िया तरीके ना, मैं कहूंगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है
इसके दो बेसिकली जुड़ जाते हैं। आमिर खान का तो बेसिकली और जितने खान लॉबी है उनका तो एक सिंगल लाइन एजेंडा ही है इस देश के अंदर इस्लामीकरण करना। उनकी फिल्में देख लीजिए, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे कोई भी खान हो, इस देश के अंदर दाऊद इब्राहिम का सारा पैसा कैसे लगता था फिल्म इंडस्ट्री में और कैसे एक नैरेटिव सेट किया जाता कि पंडित जी, लाला जी और जितने लोग हैं वो तो सारे के सारे, मतलब मैं वर्ड भी उच्चारण नहीं करना चाहता कि वो है, उन्होंने तो सारे के सारे को इस देश के विरोध में स्मगलिंग करने वाले, लेकिन स्मगलिंग करता कौन था? वो सारे के सारे जो गैंगस्टर्स हुए वो कौन हुए वो पूरे देश को पता है। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने किस प्रकार का वातावरण बनाया कि ब्लैकमेल कौन करते हैं, खाने का स्टोर कौन करते हैं, राशन की जो घपलेबाजी कौन करते हैं, वो सारे लालाओं को उस वर्ग में ला दिया और सारे पंडितों को, साधुओं को, महंतों को तो बॉलीवुड ने ऐसा बना दिया। लेकिन खान जो है वो ईमान का सच्चा है। हमारे यहाँ तो वो रीत चली आई थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, उसको बदलकर इन्होंने खान बहादुर को ऐसा बना दिया कि मुसलमान जिसका ईमान हो खान। बिल्कुल, आप सोचे कि स्थिति कैसी ला दी इन लोगों ने कि मौलाना साहब कहीं दिखाई दे जाए, सफेद दाढ़ी कहीं दिखाई दे जाए। शोले फिल्म से लेकर तमाम फिल्मों के अंदर एक ही ये सारा का सारा जो नैरेटिव सेट किया गया पिछले करीब करीब 40-50 सालों के अंदर, मैं कहूंगा शुरू में अगर आप दादा साहब फाल्के के समय में देखें तो फिल्में कौन सी चलती थी? वो फिल्में चलती थी कि जो राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ऐसी फिल्मों का निर्माण था। और मैं आपको समझाऊं, अगर 1947 के आसपास की बात करें तो किसी मुसलमान व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मुसलमान नाम से इस फिल्म इंडस्ट्री में आ जाए। लेकिन उसके बाद जब दाऊद का पैसा, ब्लैक जो अंडरवर्ल्ड का पैसा इस देश में आना शुरू हुआ तो उसके बाद नैरेटिव ही चेंज कर दिया गया। 70 के दशक के बाद तो पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया गया कि ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी ऐसी हुई इस देश के खिलाफ कि आम बच्चे के मानस में, मतलब हमारे हिंदुओं में तो महानता है ही है, लेकिन आप समझे कि हम अपने घर बच्चों को मंदिर में से ले जाने से पहले फिल्म दिखाने ले जाते हैं और वही वो पाठशाला चली, वो वेद विद्यालय को छोड़कर वो फिल्मों की जो पाठशाला बच्चों के मनो मस्तिष्क में आई, उसने ऐसा परिवर्तन कर दिया पिछले करीब 40 साल में, 70 के दशक के बाद तो, कि हम उस चीज को संभाल ही नहीं पा रहे हैं इस देश के अंदर। बिल्कुल इरफान साहब, बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी हमारे साथ इरफान बार मैं इनसे जुड़ने की कोशिश करता हूं लेकिन बार इनसे कनेक्शन नहीं हो पाता। मोहम्मद इरफान हमारे साथ जुड़े थे अभी फ़ोन लाइन पे, लेकिन फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि इससे पहले भी हमने दो मुस्लिम स्कॉलर को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि तबलीगी जमात की असलियत जो है जानते सब हैं, लेकिन कोई बताना नहीं चाहते, कोई स्वीकार करना नहीं चाहते कि तबलीगी जमात का असल चेहरा क्या है। जो चेहरा हमारे और आपके सामने है वो क्या है और असल में पीछे का चेहरा क्या है। पीछे के चेहरे को आज NIA ने बेनकाब किया है और उस पर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मैं इरफान से फिर एक बार, हमारे प्रोग्राम को अगर आप देख रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि इरफान आप हमसे जुड़िए और अपनी बात जो है रखना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए उसके सपोर्ट पे भी बोलना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं हम गलत कह रहे हैं और तबलीगी जमात का असली चेहरा जो ये है, कुछ लोगों के पकड़ में आने या कुछ लोगों पे इल्ज़ाम लगने से पूरा तबलीगी जमात जो है वो ख़राब नहीं हो जाता, तो आप जो है उस कह सकते हैं। लेकिन लगातार फ़ोन कर रहे हैं, आप फ़ोन नहीं उठा रहे, ये ठीक बात नहीं है। हम वापस आचार्य जी आपके पास जाएंगे। क्या आपको लगता है आचार्य जी कि ये जो समाज है, ये जो तबलीगी जमात है पूरा, क्या आपको लगता है कि जानबूझ करके सारे जो समाज के लोग हैं वो जानते हैं कि तबलीगी जमात का असल काम क्या है, जो भीतर में गुप्त कमरों में जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में क्या बात होती है, और बाहर में वो लोग उनका चेहरा कुछ और है, अंदर में उनका चेहरा कुछ और है? क्या आपको लगता है कि तत्काल बैन करना चाहिए इनको, कोई सोचने की जरूरत नहीं है? अगर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो उनको तत्काल बैन करना चाहिए सरकार को? मुकेश जी, अगर सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोरोना काल की वीडियोस देख लें जी, कि आप समझे पूरा विश्व जो था उस वक्त ऐसे उपायों में था कि क्या करना है, कैसे बचाना है संस्कृति को, कैसे अपने लोगों को बचाना है, वो बात कर रहे थे। और ऐसे में आपको याद होगा जगह जगह थूकने वाली जो साजिशें चल रही थी, पुलिस वहां पहुंच रही थी और लोग वहां पर थूक कर, कोरोना से ग्रसित लोग एक साथ थे कि ये कौन सा जिहाद चल रहा था, ये कौन सा जिहाद था। और ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करके, मुझे अभी भी वो वीडियो आपकी बातें सुनकर वो बिल्कुल दिमाग पे आ जाता है कि पुलिस वहां पर खड़ी थी और तमाम मीडिया रिपोर्टर्स वहां पर थे, बड़े बड़े रिपोर्टर्स। निजामुद्दीन में, दिल्ली में रहते हम तो, और दिल्ली में वो आपको क्षेत्र याद होगा कि किस प्रकार से उन लोगों को कैसे अपनी जान पर, मतलब मैं कहूंगा पुलिस वालों को धन्यवाद देना चाहिए कि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह कार्य कर रहे थे। उनकी भी जान थी, लेकिन वो इस देश की बिल्कुल इरफान लगता है जुड़ गए हैं एक बार। इरफान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है
तो मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं और एनआईए की चार्जशीट में जिस तरीके से मुदस्सिर का नाम आया है कि वो जमात से जुड़े हुए लोग थे और जमात में इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि क्या आपको लगता है, हम लोग कह रहे हैं कि जमात में अगर इस तरीके के लोग हैं तो जमात को बैन कर देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, जमात में इस तरह के लोग हैं, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है, बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है। वो एक सोशल जमात है और वो जो है लोगों को इस तरह की कोई भी तालीम नहीं देती है, बिल्कुल भी नहीं देती। और ये जो भी लोग उससे जुड़े थे या नहीं थे, जो भी एनआईए ने बताया, जाहिर सी बात है उसको कोई ना कोई प्रूफ मिला हुआ या जो भी, तो ये तो किसी भी जमात में हो सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा ये कि जमात पूरी गंदी है, ये बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद है। नहीं, ये देखिए, केवल भारत में अगर इस तरीके का मामला होता तो मान लेता मैं कि चलो भाई एक दो लोगों के आने से पूरी जमात पे इल्जाम नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन 3-3, 4-4 देशों में बैन है जमात और इनकी जो गतिविधियां हैं वो हमेशा संदेह में है, हमेशा जो है इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। तजाकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, सब जगह पिछले सऊदी अरब में तो पिछले साल कोरोना के दौरान इन पे बैन लगाया गया, सब मोहम्मद साद पे लगाया गया और पूरी तबलीगी जमात पे बैन किया गया वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं तो इनकी जो गतिविधियाँ हैं वो संदेह के घेरे में है। कहीं ना कहीं ये जो लोग काम कर रहे हैं वो लोगों को इस्लामिक शिक्षा के नाम पर जिस तरीके से माइंड वॉश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो इल्ज़ाम सही है, तभी तो इस तरीके की बातें सामने आ रही है। नहीं तो ये 8 साल से बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? बीजेपी गवर्नमेंट ये 8 साल से क्या कर रही है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये गतिविधि पाई जा रही है, इस तरह के लोग पाए जा रहे हैं, तो ये तो 8 साल से इसका मतलब फिर बीजेपी पाल रही है। नहीं, बीजेपी अभी एनआईए में तो आज पहली बार इसका नाम सामने आया है, वरना इससे पहले तो वही मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से हम लोग मांग कर रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं, आप हमारी मांग में साथ दीजिए, कहिए कि अगर ऐसा कर। ये बिल्कुल भी बेबुनियाद इल्जाम है। गवर्नमेंट को पता है कि जमात ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। जमात की सारी रिपोर्ट एलआईयू, आईबी सबके पास रिपोर्ट है उसकी। जमात को पूरी ये कहना ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसी विषय बनाने के लिए। तो जरा लोगों को जरा हमारे दर्शकों को बताइए जमात का असल काम क्या है और काम कैसे करते हैं? जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो कैसे इस्लाम की शिक्षा कैसे फैलाते हैं? तबलीगी जमात बेसिकली मुसलमानों में काम करती है। बेसिकली ज्यादातर वो जिसका काम जो है वो मुसलमानों में ही होता है। जो लड़के बिगड़े हुए होते हैं उनको नमाज के पाबंद बनाना, उनको इस्लाम की जानकारी देना कि इस्लाम क्या है, जो भी उनके पास तालीम है, जिस तरीके से भी वो ले जाते हैं लोगों को 3 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, और वहां पे ले जा करके वो उनको समझाते हैं। जहां तक मेरे पास जानकारी है, जमात से अगर वो जुड़े हुए लोग हैं, अब एनआईए बता रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसमें से कुछ लोग होंगे, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का आदमी पाया जाता है तो उसको सजा तो दी जाएगी। जाहिर सी बात है आरएसएस का कोई आदमी अगर पा लिया जाएगा किसी भी तरह की गतिविधि में, तो पूरी आरएसएस को आतंकवादी आरएसएस है, या तो क्या कहेंगे आप बैन करो इसको? नहीं, आरएसएस जो भी ट्रेनिंग देती है, जो भी बात करती है, उसके वीडियो देखिए। एक चीज है कि आपने तुलना की है आरएसएस से, तो आरएसएस किसी भी तरीके की कोई ट्रेनिंग होती है पब्लिक डोमेन में होती है, उसके वीडियोस होते हैं, आप सोशल मीडिया पे जा करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन तबलीगी जमात में जैसा कि आपने कहा कि युवाओं को शिक्षा दी जाती है, नमाज के बारे में बताया जाता है, इस्लामी शिक्षा के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसका कोई वीडियो, उसका कोई साक्ष्य, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कहीं पे, लोगों को नहीं पता। आप जो ये क्या बात कर रहे हैं? रिकॉर्ड कैसे नहीं ना? आपको क्या लगता है कि एलआईयू की जानकारी के बगैर हो रहा होगा सब? नहीं, एलआईयू को जो जानकारी है वो तो आधिकारिक तौर पे उससे जानकारी नहीं, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? आपको किससे डर है? अगर आप अच्छी बात कर रहे हैं, अगर आप समाज को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो उसको आप पब्लिक क्यों नहीं करते हैं? क्या आप पढ़ा रहे हैं? आप क्या पढ़ा रहे हैं अंदर में जो आप लोगों को चाहते हैं कि लोग ना समझे, उसे लोग ना जाने? आप अगर सोशल मीडिया के जरिए या कि वो पब्लिक डोमेन में काम नहीं करते, अभी इतने बड़े बड़े वो लोग इस्तेमाल करते हैं, भोपाल में इतना बड़ा इस्तेमाल करते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े वो लोग प्रोग्राम करते हैं। आप मेरी बात नहीं समझे, आप तो मुसलमानों के बीच में रहते हैं, मुसलमानों को ही देते हैं, जो आप कहते हैं वो आपका भाई जानता है, आप हमें भाई नहीं मानते अपना। अरे हमें भी तो बताइए कि आप क्या करते हैं। आप हमारे एंट्री बैन वहां पर किया हुआ है। तबलीगी जमात में अगर आप निजामुद्दीन में जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आकर मुसलमान नहीं है तो। क्या मतलब है? ये कौन आपसे मैं तो यहाँ होकर के आया हूँ, मुझे बोलेगा कौन? मैं जब जमात मरकज में जाइए, आप जाकर के बैठिए वहाँ पर। नहीं, मरकज में वैसे तो बैठे, लेकिन जब आपकी मीटिंग और ट्रेनिंग होती है तो कोई भी बाहरी आदमी को आप अलाउ नहीं करते वहां पे।
अब ये भाई मैं जमात से तो जुड़ा हुआ हूँ नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है ना। तो अगर आप वहाँ गए हैं और कोई मीटिंग में आपको अटेंड करें, जाहिर सी बात है उनके ऑफिशियल मीटिंग होगी, उनके ऑफिस के वर्कर नहीं, जैसे मैं ये जानना चाहता था कि आप लोग क्या पढ़ाते हैं, आप लोग किस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं कि आदमी डॉक्टर जो है वो हत्यारा हो जाता है, दोस्त जो है वो दुश्मन हो जाता है, ये ट्रेनिंग मैं जरा जानना चाहता था। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ऐसी कौन सी तालीम देते हैं कि दोस्त दुश्मन है, तो ये आप, मेरा जहां तक जानकारी है मेरे पास, तबलीगी जमात जो है मतलब कई लाख लोगों का ये संगठन है, कोई एक नहीं, 8 करोड़ लोग जुड़े हैं पूरे वर्ल्ड में, 8 करोड़ लोग, कितने लाख लोग जो है आतंकवादी हो गए, कितने लाख, यही तो खतरा है, यही तो खतरा है। मैं इसी खतरा की तरफ लोगों को आगाह कर रहा हूँ। 8 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और जैसे जैसे लोगों को इसकी सच्चाई पता चल रही है, बैन भी किया जा रहा है इसको। 4 देश में अगर बैन किया गया है, फ्रांस में भी इस पर बैन करने की तैयारी चल रही है और भारत में अभी मामला आया, हो सकता है भारत में भी इसे बैन करने से हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर हमारी मांग मान ली जाती है तो भारत में बैन किया जाना चाहिए इसे। हमारे साथ आचार्य जी है, आचार्य जी भी यही कह रहे हैं कि नहीं, बैन कीजिए भाई। अगर आप डॉक्टर, जो उमेश कोहले की जो हत्या हुई है वो उसका दोस्त था ना, शकील डॉक्टर था, उसके साथ घर में आना जाना था, वो पैसे से मदद करता था, बहन की शादी में उसने फाइनेंशियल हेल्प किया था, उसके बावजूद इसके आपने उसकी हत्या कर दी। तो ये ट्रेनिंग कौन देता है आपको, जो दोस्त आपके दुश्मन हो जाते हैं, डॉक्टर जो है वो कातिल हो जाता है? कहीं से तो ट्रेनिंग दी रही है, कहीं से तो गलत शिक्षा उसके दिमाग में डाली जा रही है। और अगर उसका संबंध तबलीगी जमात से है तो इल्जाम तो लगेंगे ना इरफान साहब। यही बात है, यही जिस तरीके से आपने फोन काट दिया ना, उसी तरीके से एंट्री हमारी बैन करते हैं। तबलीगी जमात में मैं जाता हूं, जब कहता हूं कि एक बार मुझे अंदर जाने दो, क्या पढ़ा रहे हो, क्या बता रहे हो, जरा मुझे भी सुनने दो, तो आपकी एंट्री वहां पर नहीं होगी। और यही जो है संदेह पैदा करता है कि आखिर कौन सी ऐसी शिक्षा है जो सिर्फ आप दोनों एक दूसरे को देना चाहते हैं, किसी तीसरे को वहां नहीं रखना चाहते, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करते आप, उसको पब्लिक डोमेन में भी नहीं लाते। और मुझे लगता है कि ये जो सारे तथ्य हैं, इस आधार पर बैन करना चाहिए। विक्रमादित्य जी, क्या आपको लगता है कि तबलीगी जमात में जो पढ़ाई होती है, तबलीगी जमात में पढ़ाई नहीं, जो शिक्षा दी जाती है इस्लाम की शिक्षा, जैसा कि अभी इरफान साहब कह रहे थे कि अच्छे इस्लाम, अच्छा मुसलमान बनने की शिक्षा दी जाती है, तो क्या है वो अच्छा मुसलमान की शिक्षा जिससे कि डॉक्टर जो है वो कातिल हो जा रहा है, दोस्त जो है वो दुश्मन हो जा रहा है? देखिए मुकेश जी, मैं कहूंगा कि तबलीगी जमात का नाम सबसे पहले पूरे देश के समक्ष चलती पुरानी रही होगी बिल्कुल, लेकिन हर देश में, हर व्यक्ति ने शायद कोरोना काल में उसकी बात समझी थी। और जो लोग सामने आते हैं उसी से जमात या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान बनती है। अभी आरएसएस का नाम ले रहे थे जनाब बैठे हुए हमारे साथ जो भी सामने थे, उन्होंने कहा कि आरएस के अंदर, अरे मुझे बता दो एक कोई इंसिडेंट ऐसा दिखा दो कि जिसके अंदर कोई ऐसा आतंकवादी किसी और धर्म से पकड़ा गया। ये सारे के सारे आतंकवादी 99.99999999 आगे तक जितने मर्जी 9 लगा लीजिए, वो परसेंटेज जो आती है वो केवल उन्हीं के घर से आती है, वहीं से आती है। और जब बात करी थी कोरोना काल की, मैं तो कहूंगा कोरोना काल से प्रत्यक्ष उदाहरण हो ही नहीं सकता है। अगर पुलिस ने, चलो वहां पर आपको वो कहे हमें पता ही नहीं था कि ये जिस प्रकार से वातावरण बन रहा है और कैसे वहां पर कोरोना फैल रहा है, लेकिन जब पुलिस ने समझाया, देखिए ये जो आवाज सुन रहे हैं इरफान जी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, करना चाहते हैं अभी तक नेटवर्क से बाहर था, अभी उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। कोई बात नहीं, आप उनसे ऐसे सवाल पूछेंगे तो बिल्कुल जवाब बचेगा क्या उनके पास, उनके पास बचने के लिए वैसे कुछ नहीं था। जी जी, बात पूरी करें आचार्य जी। जी, मेरा कहने का मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं ना, उसी से ऑर्गेनाइजेशन की पहचान बनती है। जो तबलीगी जमात की लोगों की जो पहचान बनी, वो पहचान जो पुरानी हो सकती है, लेकिन कोरोना काल में जो लोग बाहर निकल के आए, कैसे उन्हें बस में बिठाया जा रहा था, कैसे वो लोग पुलिस के मुंह पे थूक रहे थे कोरोना फैलाने के लिए जिस मंशा से, उसी से उनकी तहजीब सामने आ गई। क्या शिक्षा दी जा रही है? वो कह रहे हैं कि अरे की बात जहां के, ये बात कहते हैं कि अच्छा मुसलमान वो जो पूरे कौम को जो अल्लाह की राह पे लगाए, खुदा की राह पे लगाए, यही कहते हैं ना। तो वो कौन सी राह पे लगा रहे थे? वो तो हर एक को मारने की तरफ ले जा रहे थे, वो तो जन्नत प्राप्त करने की बात कर रहे थे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, उन्होंने कहा कि 1 लाख लोगों को मारने का टारगेट था इनका, तबलीगी जमात का जो है 1 लाख लोगों को मारने का टारगेट था कोरोना संक्रमित करके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं से जो है बातें सामने निकल के आ ही जाती हैं। और मुझे लगता है कि तबलीगी जमात को हम लोगों ने जाना है केवल ज़्यादा
कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान, लेकिन इनका काम जो है काफ़ी पहले से साइलेंटली चल रहा था और लोगों को ये वो अपनी राह, यानी गज़वाए हिंद का जो इनका टारगेट है उस टारगेट पे वो बहुत लंबे समय से चल रहे थे। भले जानकारी हमें और आपको जो है वो कोरोना काल में इसकी भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य विक्रमादित्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बात रखें। इरफान जी, आपने बहुत कम समय के लिए हमारे साथ बात की, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद। लेकिन अगर आपको शिकायत थी, अगर आपको डिफेंड करना था तो सामने आकर के बात करनी चाहिए थी, क्योंकि एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो चार्जशीट बहुत ही खतरनाक है। और उस चार्जशीट से जो पता चल रहा है कि तबलीगी जमात के लोग जो है सर तन से जुदा गैंग जो है उसके सदस्य हैं और वहां पर तबलीगी जमात में ना सिर्फ माइंड वॉश किया जाता है बल्कि सर तन से जुदा करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और अगर इस तरीके की बातें एनआईए कर रहा है तो सरकार को इस पर बैन करना ही चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।